हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति पर बात करेंगे और वो है क्लेमेंसी पावर यानी क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 72 के तहत एक असाधारण शक्ति दी गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है और वो है किसी भी दंड को क्षमा करने की शक्ति। ऐसी पावर्स राज्यपाल के पास में भी हैं। दोनों बातों पर हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों में और राज्यपाल की शक्तियों में क्या अंतर है और क्या होती हैं ये क्षमादान की शक्तियाँ, तो इन पर बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम इसको भी देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या असीमित है या इस पर भी कुछ सीमाएँ हैं, तो इन पर भी हम बात करेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक प्रकार से एक न्यायिक शक्ति कही जा सकती है। जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति किसी दंड को क्षमा कर सकता है तो एक प्रश्न उठता है, क्या राष्ट्रपति का ये कार्य न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप है या न्यायपालिका के कार्य का अतिक्रमण करता है। कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है कि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सबसे पहले हम देखें कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 50 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, उसमें हमने पढ़ा था एक निर्देश है कि राज्य प्रयास करेगा कि वो क्या करे, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। मॉन्टेस्क्यू जो एक विचारक रहे, उनका एक विचार था कि सरकार के सभी अंगों के कार्य पृथक होने चाहिए और उसी आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग बांटी गई हैं, उनके अलग अलग कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ भी सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो विधायिका का मतलब है संसद जो कि विधि बनाती है। कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिसमें राष्ट्रपति भी आता है, ये सब कार्यपालिका हैं जो कि उस विधि को लागू करवाते हैं। और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, उन सबको मिला करके एक न्यायपालिका बनती है। न्यायपालिका का काम है न्याय करना। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रमुख है, वो भी एक प्रकार से एक न्याय का कार्य कर रहा है। क्षमा देना, किसी दंड को माफ़ कर देना, किसी दंड की अवधि को कम कर देना या किसी भी सज़ा के प्रारूप को चेंज कर देना, मृत्युदंड से कारावास कर देना, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, ये एक न्यायिक कार्य है, एक न्यायपालिका का कार्य है। तो उस कार्य को राष्ट्रपति करता है जो कि न्यायपालिका का अंग नहीं है, वो कार्यपालिका का प्रमुख है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपस में टकराव होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको मेंस में दिए जा सकते हैं कि क्या ये आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं या फिर आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं, क्या अब इनको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्या इन्हें समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से न्यायपालिका के कार्य में दखलंदाजी हैं। और वर्तमान समय में जब राष्ट्रपति को और राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है, उस कंडीशंस में क्या इनका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा? क्या वर्तमान में जो क्षमा के लिए याचिकाएं जाती हैं उन पर चूँकि मंत्रिपरिषद ही सलाह देती है और वो सलाह राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, तो क्या ये जो पार्टियां हैं, जो मंत्रिमंडल हैं, ये उसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाती हैं? तो ऐसे तमाम प्रश्न जो है निकल करके सामने आते हैं। तो इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या ये उचित है या इसको चलते रहना देना चाहिए। तो इस प्रकार का विचार कहाँ से आया? जब भी हम प्राचीन समय से ही देखते हैं तो जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उनके पास असीमित शक्तियाँ हुआ करती थीं और वो किसी को भी किसी अपराध के लिए दंडित भी कर सकते थे और क्षमा भी कर सकते थे। आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि लोग जो होते हैं, जो नागरिक होते थे, वो राजाओं के पास जाते थे और उनसे क्षमा याचना करते थे और यदि राजा चाहते थे तो उनके अपराध को ऐसे क्षमा कर देते थे जैसे वो बिल्कुल निरपराध हों। तो बिल्कुल वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के अपराध को चाहे तो वो पूरी तरीके से उसे निरपराधी घोषित कर सकता है। उसकी सज़ा, मृत्युदंड, कारावास, किसी भी प्रकार का जो दंड है वो उसे मुक्त भी कर सकता है, कम भी सज़ा करवा सकता है, सब कुछ उसके हाथ में आता है। तो ये एक असाधारण शक्ति है। तो राष्ट्रपति इसके प्रयोग को असीमित तौर से कर सकता है या फिर इस पे कुछ सीमाएं हैं, ये भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है, क्या राष्ट्रपति
इस पावर का जब प्रयोग करता है तो क्या यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा? जब हम मिनर्वा मिल केस को देखते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है और ये कहा है कि कोई भी कार्य जो है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। तो क्या राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है या फिर आंशिक रूप से आती है? क्या प्रावधान है? इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक आर्टिकल जो आपको हमने डीपीएसपी का बताया उसका रेफरेंस आप नोट करें। आर्टिकल 50 ये डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसको हम पढ़ भी चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसी के अंतर्गत एक निर्देश है आर्टिकल 50 में, और यहाँ कहा गया है कार्यपालिका जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका जुडिशरी से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इनको पृथक होना चाहिए। न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका और कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो भारत में ऐसा किया गया है, ये क्रियान्वित किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। जब हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे, न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। लेकिन एक दो मामले ऐसे आते हैं जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षमादान की शक्ति जो है वो एक न्यायिक शक्ति है। वैसे इसको कार्यपालक शक्ति ही माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायपालिका से पृथक है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है। इसको भी हम समझेंगे कैसे कि यह न्यायपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करती है, यानी न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं है। इसको भी हम सिद्ध करेंगे कैसे नहीं है। तो आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा, क्या इस निर्देश का उल्लंघन है? आर्टिकल 72 ये शक्ति कहाँ दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के लिए, और आर्टिकल 616 में 161 में राज्यपाल के लिए भी शक्ति दी गई है क्षमादान की। तो इसको हम देखें कि कैसे इनमें टकराव नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 50 ये है। अब हम आ जाते हैं क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 72 जो कि भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ये आर्टिकल है, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है एग्जैक्ट, पहले उसको हम देखें कि आखिर बात क्या है उसमें। इसमें कहा गया है क्षमा आदि की, इसमें जो टर्म्स प्रयोग किए गए हैं वो हैं क्षमा आदि, क्षमा आदि की कुछ मामलों में अंडरलाइन करेंगे, क्षमा आदि की कुछ मामलों में जो दंडादेश होता है, यानी किसी को सज़ा दी गई है, दंडादेश को लघुकरण करने की शक्ति है, लघुकरण, परिहार एवं निलंबन करना, निलंबन की शक्ति। इस प्रकार की राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, इसको संक्षिप्त भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। बहुत कायदे से इस चैप्टर को आप अगर समझ लेंगे तो आपके मेंस के क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आएंगे, आप उसे हैंडल कर ले जाएंगे। हमने पहला आपको कॉन्सेप्ट दिया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक होना चाहिए, ये आधार है, यही से क्वेश्चन निकालेगा एग्जामिनर कि अगर ऐसा है तो फिर ये आर्टिकल 72 इनवैलिड है, क्योंकि ये जो है न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप है, ऐसा आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको ये दिखाना है कैसे ये उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। तो देखिए, क्षमा आदि के मामलों में क्षमा करने की जो दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। तो चलिए सबसे पहले इस पे ही हम बात करते हैं। अब भारत में अगर न्यायपालिका के स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एकीकृत न्यायपालिका है भारत में, एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पर राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका, संघ के लिए अलग न्यायपालिका, ऐसा सिस्टम नहीं है। पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और उसमें जो है स्तर हैं। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये हैं अधीनस्थ,
अधीनस्थ में जैसे आपके मुंसिफ हो गए, तहसील स्तर पे जो होते हैं, उसके बाद जिला में जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, और फिर हाई कोर्ट होते हैं, और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है एक। तो ये एक संरचना है, पिरामिड कार की संरचना है। यहाँ पर कैसे प्रक्रिया है भारत में अगर हम देखें तो न्याय की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, तो वो प्रक्रिया है कि आप यहाँ से इंटर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय में। अगर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय से भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं और आप और ऊपर तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एंड पॉइंट है। अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे की अपील आप हाई कोर्ट में करते हैं, हाई कोर्ट से अपील आप सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद में न्यायपालिका समाप्त हो जाती है। इसके बाद में कहीं भी अपील करने का कोई भी अधिकार आपके पास नहीं रहता, यानी अब न्यायपालिका समाप्त हो जाती है। तो जब न्यायपालिका समाप्त हो जाती है उसके ऊपर एक ऑप्शन जो आता है वो है क्षमा याचना। अब यह अपील नहीं है, इसको यहीं पर तर्क से आपको काटना है कि यह अपील नहीं होती है। जो क्षमा के लिए याचना की जाती है, जिसको दया याचिका कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बाद में जब आप और ऊपर अपील करने का कोई साधन नहीं है तब आप क्षमा याचना करते हैं राष्ट्रपति से या राज्यपाल से, जहाँ भी आपका जिस अंतर्गत आएंगे। तो उस क्षमा याचना को अपील नहीं माना जाता है। ये एक प्रकार से अनुग्रह है, ये एक एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है क्षमा करने के लिए। और इसमें कहीं भी देखिए, जब आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो इसका मतलब होता है उस निर्णय के खिलाफ आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और उसमें हाई कोर्ट के निर्णय को आप बदलवाने जा रहे हैं। लेकिन जब आप क्षमा याचना करेंगे राष्ट्रपति के पास में तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट या न्यायपालिका को गलत साबित करने के लिए नहीं होता है, उसके निर्णय को बदलने के लिए नहीं होता है, और ना ही उसके निर्णय की समीक्षा करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपको अपराधी घोषित कर दिया गया है तो आप अपराधी हैं और आपको दंड दे दिया गया है। अब राष्ट्रपति यदि चाहता है तो वो आपको क्षमा कर देता है। यदि आपको वो क्षमा कर देता है तो इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गलत था या हाई कोर्ट गलत था, उसका निर्णय सही था। न्याय के सिस्टम से ये जो क्षमा वाला सिस्टम है ये बिल्कुल पृथक है। यह एक दया याचना है, यह एक मानवीय गुण रखता है। यानी यहाँ पर न्याय से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, न्यायपालिका के कार्य में यह हस्तक्षेप नहीं है। यह एक अलग कार्य है जो कि मानवीय गुण रखता है और किसी को दया के आधार पर उसे क्षमा किया जाता है। हालांकि इसके लिए प्रक्रिया है, विधि की स्थापित प्रक्रिया होती है, उसी से किया जाता है। लेकिन यह किसी भी प्रकार से न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप तब होता जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अपील लेना शुरू कर दे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अब हमारे पास अपील लेके आइए और फिर हम फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करेंगे, तब ये उसके कार्य में हस्तक्षेप है। लेकिन अब यहाँ पर उसके निर्णय से हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक अलग सिरे से, एक अलग रास्ते से राष्ट्रपति के पास में आप पहुँचे और यदि सिस्टम में आप सही तरीके से फिट बैठे तो उसकी मर्जी है, मंत्रिपरिषद की मर्जी है कि आपको क्षमा मिल सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं लगाया जाता है कि उसमें इन न्यायपालिका के निर्णय गलत थे, वो नहीं होता यहाँ पे। तो इसीलिए आप तर्क से यहाँ पे बताएंगे कि जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति के पास में असाधारण शक्ति के रूप में है। और कुछ मामलों में देखिए, यहाँ पर कुछ मामलों को इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया था। ऐसा नहीं कि है हर एक मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ विशेष मामलों में जहाँ पर उसके कुछ तार्किक रीजन्स होंगे, जहाँ पर उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ भी निकल के आएंगी, तभी जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है जैसा निर्णय निकलेगा वो राष्ट्रपति करेगा। तो क्षमा आदि की कुछ मामलों में जो शक्ति है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ये आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। और 2-4 मिनट में जो भी मैंने आपको बताया है, इसको अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो क्वेश्चंस यही आपको टैकल करने होंगे, हैंडल करने होंगे कि न्यायपालिका और क्षमादान की शक्ति के बीच में कोई भी क्लैश नहीं है। ये स्पष्ट आप रखिए बिल्कुल कि न्यायपालिका से यह शक्ति जो है वो क्या है, पृथक है। यानी कि आर्टिकल 50 का किसी भी प्रकार से ये उल्लंघन नहीं है। न्यायपालिका अपनी जगह है, कार्यपालिका अपनी जगह है, और ये क्षमादान की शक्ति जो है वो एक पृथक शक्ति है। किसी भी प्रकार से न्यायपालिका के निर्णय की समीक्षा नहीं है और ना तो उसके निर्णय के खिलाफ
अपील है ये सिर्फ एक याचना है, एक प्रार्थना पत्र है जिस पर राष्ट्रपति विचार करता है। तो ये आर्टिकल 50 और आर्टिकल 72 का जो सारांश है, जो मर्म है, जो मूल सिद्धांत है, वो आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ निकल के आती है, फिर ये व्यवस्था क्यों बनाई गई है? व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि इसमें मानवीय पहलू को जगह दी गई है। दया, मर्सी जैसी चीज़ें एक मानवीय मूल्य की चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर भारत में जो न्यायपालिका का जो मूल तत्व है वो दंडात्मक कम सुधारात्मक ज़्यादा है। अगर हमारी न्याय व्यवस्था के मौलिक जो है मूल सिद्धांत में जाएंगे, अंदर का जो मर्म है उसमें आप देखोगे प्रक्रियाओं में, उसमें ये एक थ्योरी काम करती है कि भले ही एक अपराधी बच जाए लेकिन किसी निरपराध को सज़ा नहीं होनी चाहिए। एक व्यवहार में एक सिद्धांत रहता है कि इसीलिए देखिए लंबे लंबे समय तक मुकदमे चलते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से भले ही एक व्यक्ति को सज़ा मिलने में देर भले हो जाए लेकिन किसी एक निरपराध को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये मानवीय मूल्य है। मानवीय मूल्य है, मनुष्य की गरिमा इसमें सुरक्षित रखी जाती है। तो न्यायपालिका से, चूँकि न्यायपालिका जो निर्णय करती है वो किसी विधि के अधीन करती है, विधि की स्थापित प्रक्रिया के आधार पर करती है, तो उसमें कभी हो सकता है कि कोई चूक भी हो जाए। तो एक अंतिम अस्त्र के रूप में राष्ट्रपति के पास में एक ऑप्शन रहता है कि वो अगर कहीं न्यायिक विधि के प्रयोग में जो न्यायिक त्रुटि हो जाए, कहीं भूलवश, क्योंकि मानव से हो सकती है, तो उसको सुधार करने का भी एक मौका ये है कि उसको सुधार दिया जाए। लास्ट में न्यायपालिका के सम्मान को रक्षित करते हुए भी सुधार का एक मौका है। और दूसरा ये है एक दया, मर्सी, कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि व्यक्ति को जो सज़ा दी गई है वो वर्तमान की परिस्थितियों में उसके लिए बहुत कठोर है और परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, तो उसे वो कुछ सहूलियत दे सकता है, सज़ा कम कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। तो दो इसके रूप हैं जो मैंने दोनों बताए। एक तो विधि के प्रयोग में अगर न्यायिक कोई त्रुटि हो गई है तो उसको सुधार का एक मौका मिलता है ये राष्ट्रपति को। दूसरा, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सज़ा अति कठोर है तो उसे वो थोड़ा सा सरल कर सकता है। तो इसके दो उद्देश्य रखे जाते हैं, यानी इसके दो रूप हैं। एक तो विधि प्रयोग में न्यायिक त्रुटि अगर हो गई है, कोई न्यायिक त्रुटि का सुधार, उसको सुधारा जा सकता है अंतिम विकल्प के रूप में। और यदि राष्ट्रपति के नज़र में, यदि राष्ट्रपति की नज़र में सज़ा कठोर है तो उसे कम कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पहलू काम कर रहा है? इसमें जो है मानवीय पहलू काम कर रहा है, मानवीय मूल्य। इसके आधार में, यानी इस आर्टिकल 72 के आधार में एक मानवीय मूल्य पहलू है कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो देश का कानून है, जो न्यायपालिका व्यवस्था है, उसका स्वरूप जो है कठोर दंड देने से ज़्यादा एक उसका उद्देश्य ये रहता है कि व्यक्ति को सुधारात्मक, अभी आप देखते हो कि जेल में भी लोगों को सुधरने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, कठोर कारावास में भी लोगों को रखा जाता है, मृत्युदंड भी दिया जाता है। मैं मानता हूँ ऐसा नहीं कि वो सब सुधारात्मक ही है, अगर जघन्य अपराध है तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो प्रयास रहता है न्यायपालिका का वो सुधारात्मक है और उसमें व्यक्ति को सुधरने का अवसर दिया जाता है। 10 साल अगर उसको जेल हुई है तो 10 साल में उसे पढ़ने लिखने का मौका भी दिया जाता है, वहाँ पे वो उसे कार्य सीखने का भी अवसर दिया जाता है और उसे वहाँ योगा कराए जाते हैं, वहाँ पे उसे परीक्षाएं देने की अनुमति मिलती है। तो इस तरह से क्या है, उसको अपने जीवन के लिए तमाम सुधारात्मक कार्य लाने का भी प्रयास किया जाता है। तो इसी का एक अंतिम असाधारण जो इसकी लिमिट है वो यहाँ पर आके परिणति होती है क्षमादान के रूप में, कि राष्ट्रपति को कभी एहसास ये हो सकता है कि कोई त्रुटि हुई है या सज़ा अत्यधिक कठोर है, तो एक अंतिम अस्त्र है।
लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए कि कुछ मामलों में कहा गया, ऐसा नहीं कि सबको क्षमा देने के लिए वहाँ पर वो इस आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ही यूनिक मामलों के लिए है। तो आशा है इस लॉजिक को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल जितने वर्डिंग्स हैं उन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 72 में जो क्षमादान की शक्ति दी गई है, इसके 5 रूप हैं, 5 प्रकार की क्षमाएँ हैं, उसको देखें। वहाँ से क्वेश्चंस आपके प्री में भी बन सकते हो, जब मेंस में आप लिखेंगे तो उनको आपको बताना है कि कितने प्रकार से क्षमा किया जा सकता है। देखिए आर्टिकल 72 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 72 में है क्षमादान। क्षमादान ये राष्ट्रपति के संबंध में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। तो अब सबसे पहला जो प्रश्न ये मन में आता है कि ठीक है, हमने क्षमादान के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उचित है ये भी समझ लिया, हटाया नहीं जाना चाहिए, कुछ लॉजिक है उसके पीछे, तो ठीक है नहीं हटाना जाना चाहिए। अब हम ये देखें कि राष्ट्रपति किसको क्षमा कर सकता है, किन आधारों पर किन सजाओं को क्षमा कर सकता है। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ जो हैं वो 3 चीज़ों के लिए हैं। किन 3 दंड पर वो क्षमा कर सकता है? पहला है, अगर देखिए जो देश में विधियां चलती हैं, दंड कब मिलता है? जब आप किसी विधि का उल्लंघन करते हो, यानी कि आपके संविधान में प्रावधान है कि आपको तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपने किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो। तो आपने किसी न किसी विधि का उल्लंघन किया होगा। तो विधियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। कुछ विधियां होती हैं जो संघ सरकार बनाती है, कुछ विधियां राज्य सरकार बनाती है। तो संघ सरकार जो विधियां बनाती है वो संघ सूची या समवर्ती सूची पर आधारित होती हैं। जो राज्य सरकार विधियां बनाती है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि उन विषयों से जो संबंधित कानून होते हैं जिनको तोड़ने पर सज़ा दी गई है, जहाँ पर संघ की कार्यपालिका का विस्तार हो, यानी कि जो विधियाँ संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर बनाई जाती हैं, उनसे रिलेटेड विधियों को अगर किसी व्यक्ति ने तोड़ा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की पावर है। तो आप इसे संक्षिप्त में लिखेंगे संघीय विधि। संघीय विधि का मतलब ही है कि जो संघ की कार्यपालिका का विस्तार है, जिन विषयों पर उन पर जो विधि बनाई जाती है उसे संघीय विधि कहा जाता है। तो संघीय विधि के संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दंड अगर ऐसा कोई दंडित व्यक्ति है तो वो उसको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। अब एक आपको पता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अंडर में है। तो अगर सैन्य न्यायालय से कोई सज़ा किसी को मिली है तो वो मामला भी राष्ट्रपति देख सकता है। सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल, सैन्य न्यायालय से दंड, कोर्ट मार्शल से किसी व्यक्ति को दंड मिला है उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। और जब दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, यानी कि इनमें अगर मृत्युदंड की सज़ा दी गई है तो उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो 3 प्रकार की सज़ाएं यहाँ पर आ गई, 3 कैटेगरी। और इसमें मान के चलिए देश में लगभग सभी प्रकार के दंड इसमें आ गए। तो ये 3 हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कितने प्रकार से क्षमा कर सकता है। ये तो हमने बताया कि किन किन दंड के लिए वो क्षमा कर सकता है, कौन कौन से पनिशमेंट। अब इसमें मृत्युदंड आ गया। मृत्युदंड के बाद में किसी को आजीवन कारावास हो सकता है, कठोर कारावास हो सकता है, साधारण कारावास हो सकता है। सभी सज़ाएं इसमें लगभग आ गई। तो सैन्य न्यायालय से, कोर्ट मार्शल से जो सज़ाएं होती हैं वो भी इसमें आ गई। तो अब राष्ट्रपति इनको कैसे कैसे जो है क्षमा कर सकता है तो उसको देखें। ये तीनों पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब जैसे राज्यपाल का होता है उसको 161 आर्टिकल के तहत यही शक्तियाँ मिली होती हैं। उसमें संघीय विधि की जगह राज्य के जो कार्यपालिका का विस्तार जिन विषयों पर होता है उससे संबंधित विधि आ जाती है। और नीचे के दो पॉइंट हैं सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड, वो राज्यपाल के पास में शक्ति नहीं होती है। उसकी जो क्षमादान की शक्ति है वो मृत्युदंड के लिए नहीं है। मृत्युदंड को वो पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता है।
तो आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति जो है उसमें राष्ट्रपति 5 प्रकार के क्षमा करता है। यहाँ पर देखिए 5 हैं। पहला है, उसको कहते हैं क्षमा, इसे पूर्ण क्षमा भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको कहते हैं पार्डन। पार्डन, क्षमा। क्षमा क्या होता है, अभी इस पे हम देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति इसको कैसे करेगा, तो उसके लिए अभी हम सीमाओं पे बात करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में वही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा जानने योग्य हैं, लेकिन इस चीज़ को पहले आपको जानना है। यहाँ से पीटी में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्षमा का मतलब है पार्डन। इसका मतलब होता है कि किसी की क्षमा, किसी की सज़ा जो है, चाहे वो मृत्युदंड हो, चाहे वो कठोर कारावास हो, चाहे साधारण कारावास हो, किसी भी प्रकार का दंड है अगर वो, तो उस व्यक्ति की सज़ा को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, इसको पूर्ण क्षमा आप कह सकते हैं। ये मतलब है कि पूर्ण क्षमा। पूर्ण क्षमा का मतलब है किसी भी सज़ा को, किसी भी सज़ा, अब किसी भी सज़ा का मतलब है इसमें मृत्युदंड भी है। मृत्युदंड, कारावास, कोई भी प्रकार की सज़ा हो, किसी भी सज़ा को पूर्ण रूप से ख़त्म करना, पूर्ण रूप से समाप्त करना, समाप्त। और इसमें जो बंदी होता है वो मुक्त कर दिया जाता है, बंदी मुक्त कर दिया जाता है कि जाइए, आप घर जाइए, आपको बिल्कुल निरपराध घोषित कर दिया गया, आप जाइए, जैसे आपने वो अपराध किया ही ना हो, इस तरह से उसको क्षमा कर दिया जाता है और वो बंदी मुक्त हो जाता है, वो अपने घर चला जाता है। तो ये कहलाता है पूर्ण क्षमा। अब देखिए दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार कहलाता है लघुकरण। हिंदी में इसको लघुकरण कहते हैं और अंग्रेजी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ट्रांसलेशन में जो है एग्ज़ाम में शब्द चेंज भी हो सकता है। तो लघुकरण, कम्यूट करना, कम्यूटेशन या कम्यूट करना, तो इसको कहते हैं लघुकरण। लघुकरण का मतलब ये होता है कि प्रकृति को बदल देना, किसी चीज़ के नेचर को चेंज कर देना, टाइप ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना। यानी कि इसमें जो सज़ा होती है, इसमें बंदी को मुक्त नहीं किया जाता है। देखिए बंदी मुक्त सिर्फ पहले क्षमा में ही है, क्योंकि पूरी तरीके से क्षमा किया गया, किसी भी सज़ा को समाप्त कर दिया गया, तभी बंदी मुक्त होगा, बाकी किसी में बंदी मुक्त नहीं होता है। तो जो लघुकरण है, इसमें क्या होता है, इसमें सज़ा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सज़ा की प्रकृति को, नेचर ऑफ द पनिशमेंट, सज़ा की प्रकृति को बदल देते हैं, बदल देते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्षमा है। सज़ा की प्रकृति को बदल करके सज़ा को कम कर दिया जाता है। कम करने का मतलब है यहाँ मात्रात्मक नहीं है, यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है। प्रकृति को बदल करके कम कर देना, जैसे कि सज़ा है मृत्युदंड, तो ये एक बड़ी सज़ा है, और इससे छोटी सज़ा है आजीवन कारावास। तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, सज़ा कम हो गई, मृत्युदंड से कारावास पे आ गए आप। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे मृत्युदंड की सज़ा है, किसी को डेथ पनिशमेंट दिया गया है, मृत्युदंड, तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, आजीवन कारावास। ये हो गया सज़ा की प्रकृति को बदल देना। या फिर कठोर कारावास, कैद बामुशक्कत जिसको कहते हैं, तो कठोर कारावास किसी को दिया गया है, तो उसको साधारण कारावास में बदल देना, तो वो भी जो है सज़ा कम हो गई आपकी, क्योंकि आपकी कठोर कारावास थी, सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं, और साधारण कारावास में आ गए, अब उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गया लघुकरण। यहाँ लघु का मतलब है सज़ा को छोटे रूप में कर देना। यहाँ पे लघु शब्द से आप ये भ्रम में न पड़िएगा कि सज़ा की अवधि कम हो गई, 20 साल को 10 साल कर देना। 20 साल को 10 साल कर सकते हैं, लेकिन सज़ा की प्रकृति को चेंज करेंगे। यहाँ पे मृत्युदंड को आजीवन में, कठोर को साधारण में, इस तरह से जो करता है वो कम्यूटेशन कहलाता है, यानी लघुकरण होता है। तो ये भी एक प्रकार की क्षमा हुई, लेकिन इसमें बंदी को मुक्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब भी उसको सज़ा काटनी ही है, इसमें सिर्फ मुक्त हो जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा होता है परिहार।
परिहार, परिहार रेमिशन, रेमिशन अंग्रेजी भी याद रखेंगे। अब परिहार में ये लघुकरण जैसा मिलता जुलता ही है, इसी में अक्सर भ्रम होता है आपको। तो यहाँ पर परिहार में क्या करते हैं, इसमें सज़ा की प्रकृति को नहीं बदला जाता है, सज़ा की अवधि को चेंज किया जाता है, यानी सज़ा की प्रकृति को बिना बदले सज़ा को कम करना। तो यहाँ पर प्रकृति को बिना बदले, प्रकृति या आप इसको प्रकार भी लिख सकते हैं समझने के लिए, प्रकृति को बिना बदले सज़ा कम करना, कम करना। तो इसमें प्रकृति को चेंज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है, उदाहरण से समझें, जैसे किसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास है, 10 वर्ष कठोर कारावास, तो इसको क्या कर दें, 10 वर्ष से कठोर कारावास से इसको क्या कर दें, 5 वर्ष कर दें, 5 वर्ष और कठोर कारावास ही रहेगा, कठोर कारावास। तो यहाँ पर कठोर कारावास अंडरलाइन आप करें कि कठोर कारावास से कठोर कारावास ही रहा, यानी कि इसमें प्रकृति चेंज नहीं हुई। 10 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, यानी सज़ा कम हो गई, लेकिन जो सज़ा थी वही सज़ा रही। लघुकरण में क्या था, जो सज़ा थी वो सज़ा बदल गई, मृत्युदंड से आजीवन कारावास में आ गए, या कठोर से साधारण में भी, ऐसे भी इसमें आप दूसरा भी लिख सकते हो कि कठोर से साधारण कारावास, वो भी लघुकरण में आ जाएगा। अब अगला देखिए क्या है। अब देखिए ये परिहार जो है वो मृत्युदंड में नहीं हो सकता है। आप इसको लॉजिक कमेंट करके बताइए, क्या परिहार का प्रयोग मृत्युदंड में किया जा सकता है? कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या मृत्युदंड की प्रकृति को चेंज किए बिना, प्रकृति को बिना बदले सज़ा कम करना। तो अगला जो है उसको कहते हैं विराम, विराम, रिस्पाइट, रिस्पाइट। अब देखिए रिस्पाइट भी एक प्रकार से सज़ा को क्षमा करने का एक प्रकार है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों की वजह से होता है, जैसे कि विक्षिप्तता, अपंगता, गर्भावस्था, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए सामने, तो ऐसी परिस्थिति में सज़ा को कम कर दिया जाता है विशेष परिस्थिति की वजह से, तो उसको कहते हैं विराम। तो विराम का मतलब है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या लिखेंगे आप कि विशेष कारण से, विशेष परिस्थिति से, कारण से, विशेष कारण से सज़ा को कम करना, सज़ा को कम करना। जैसे जैसे गर्भवती महिला है कोई, गर्भवती महिला है कोई, तो उसको मृत्युदंड मिला हुआ है, तो मृत्युदंड को कारावास में तब्दील कर देना। देखिए यहाँ पर लघुकरण में भी है, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील किया गया, लेकिन इसके पीछे कोई परिस्थिति के कारण नहीं है, वो मंत्रिमंडल की सलाह, राष्ट्रपति की समझ से किया गया। लेकिन यहाँ पर एक विशेष कारण बता करके कि हाँ ये गर्भावस्था की वजह से ऐसा किया जा रहा है, तो जब विशेष कारण की वजह से किया जाता है तब उसे विराम कहते हैं, लघुकरण नहीं कहते हैं। तो जैसे गर्भवती महिला को जो है मृत्युदंड से क्या कर दिया गया, मृत्युदंड से कारावास में ले आए, कारावास, तो उसके लिए कुछ विशेष रीजंस की वजह से किया गया है, तो उसे विराम कहते हैं। और जो अगला प्रकार है, पांचवा प्रकार, वो कहलाता है प्रतिलंबन, प्रतिलंबन, रेप्राइव। रेप्राइव करना, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन ये एक प्रकार से दंडादेश का जो प्रारंभ है उसको स्थगित करना होता है, यानी कि जिस तारीख से दंड देना है उसको थोड़े समय के लिए टालना, स्थगित करना। तो इसको आप प्रतिलंबन में लिखेंगे कि दंडादेश, जो दंड का आदेश है उसकी एक तिथि होती है कि इस तारीख से दंड शुरू होगा, इस तारीख को फांसी दी जाएगी, या इस तारीख से आपकी सज़ा शुरू की जा रही है कारावास की। तो दंडादेश के
प्रारंभ की एक तारीख होती है, प्रारंभ को अस्थायी रूप से रोकना, या आप कह सकते हो स्थगित करना। अब ऐसा कब किया जाता है? देखिए, जैसे कि जब अपील पहुंच गई, दया याचिका किसी व्यक्ति की पहुंच गई, उसे फांसी की सज़ा होने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? पहले प्रतिलंबन जारी कर देते हैं, यानी कि जब तक उसकी याचिका पे विचार किया जाएगा तब तक उसे फांसी ना हो जाए। इसीलिए दंड के प्रारंभ को, यानी जो फांसी देने का, अब फांसी देने में प्रारंभ और अंत तो एक ही समय हो जाता है, लेकिन अन्य कारावास में जो है वो शुरू किया जाता है। तो इसके से शब्द यही प्रयोग करेंगे, दंडादेश के प्रारंभ को, या आप यहाँ लिख सकते हैं सज़ा को जो है अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, ताकि उसकी याचिका पर विचार किया जा सके। भले ही बाद में उसे यस कहा जाए या नो कहा जाए, लेकिन जब उसकी याचिका राष्ट्रपति के पास में विचाराधीन है तो तब तक उसे फांसी नहीं दी जाएगी, ताकि उस पर राष्ट्रपति जब यस कर देंगे कि हाँ इसे हम क्षमा कर रहे हैं तो छोड़ दिया जाएगा, और या कारावास दे रहे हैं तो कारावास में कर दिया जाएगा, या फिर अगर राष्ट्रपति कहते हैं उसकी दया याचिका को अस्वीकार कर देते हैं, यानी कि नो कर देते हैं, तब उसे दंड दिया जाएगा। तो प्रतिलंबन सज़ा को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये हो गया क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। ये आप इंग्लिश वर्ड ज़रूर याद रखिएगा। तो क्षमा का मतलब है सज़ा से बिल्कुल बंदी को सज़ा ख़त्म करके उससे मुक्त कर देना, घर छोड़ देना। लघुकरण का मतलब है सज़ा की प्रकृति को बदल देना, मृत्युदंड से आजीवन कारावास, कठोर कारावास से साधारण कारावास, इस तरह से। परिहार का मतलब है प्रकृति को ना बदलना, सज़ा की अवधि को कम कर देना, यानी कि 10 वर्ष के कठोर कारावास को कठोर कारावास में ही रखेंगे, लेकिन 5 वर्ष रखेंगे। विराम का मतलब है किसी विशेष कारण से सज़ा को कम करना, जैसे गर्भवती महिला की सज़ा मृत्युदंड से कम करके कारावास कर दी गई, या गर्भवती महिला है तो उसको कठोर कारावास से साधारण कारावास कर दिया गया, यानी इसमें सज़ा कम होगी विशेष कारण से। प्रतिलंबन का मतलब है कि दंड के आदेश को पालन करने से कुछ समय के लिए रोक देना, ताकि कुछ कार्रवाइयाँ निपटाई जा सके। इसमें कोई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी विशेष परिस्थिति के लिए व्यक्ति को कुछ समय दिया जाना है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये है क्षमादान के रूप। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि ये जो क्षमादान की शक्ति है, क्या राष्ट्रपति की ये असीमित शक्ति है या इसमें कुछ नियम प्रावधान भी हैं? तो इसमें सबसे पहला जो एक प्रावधान वो है कि राष्ट्रपति इसमें अपने स्वविवेक से नहीं करेगा। ये जो है मंत्रिमंडल की सलाह होती है, गृह मंत्रालय के द्वारा विशेष करके वो की जाती है। तो ये मामला गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। पहले दया याचिका जो है व्यक्ति भेजता है गृह मंत्रालय के पास में, गृह मंत्रालय उसे देखता है, फिर वो संबंधित राज्य जहाँ का वो व्यक्ति है, मामला है, वहाँ भेजता है, उनसे सलाह लेता है, फिर अपना पूरा एक मशविरा तैयार करके राष्ट्रपति के पास में अपनी सलाह फाइनल भेज देते हैं, और राष्ट्रपति उसी के आधार पर निर्णय लेता है। तो मंत्रिमंडल की सलाह को मानना बाध्यता है राष्ट्रपति की। हालांकि वो एक बार याचिका को पुनर्विचार के लिए भी दे सकते हैं, जैसा आर्टिकल 74 में कहा गया है, वो उनका विवेकाधिकार है। तो आर्टिकल 72 के तहत ये आपने समझ लिया। अब हम देखें ज़रा इसकी सीमाएं क्या हैं, क्योंकि वहीं से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, क्या वो असीमित हैं या उन पे कोई सीमाएं भी हैं? तो उस पर 4-6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए, जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से निकल के आई हैं चीज़ें, वो भी आपको देखनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं, वहाँ से भी देखेंगे। तो क्या क्या सीमाएं हैं, यानी क्षमादान की शक्ति पर सीमाएं। क्षमादान की शक्ति पर सीमाएं क्या हैं एवं नियम। ये नियम कहाँ से आए? नियम सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से निकल करके आए हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, पहली चीज़ जो आपको जाननी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर होगा ये।
मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्णय किया जाता है इसका। ऐसा नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति अपने स्वयं के विवेक से, स्वयं स्वेच्छा से नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्णय होगा। ये केस था मारूराम, ज़्यादा केस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मारूराम वर्सेस भारत संघ। और एक केस था धनंजय वर्सेस वेस्ट बंगाल, धनंजय वर्सेस वेस्ट बंगाल सरकार। तो इन केस में जो है ये मारूराम वर्सेस भारत संघ 1980 के आसपास का मामला था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम निकाला, बताया, ये निर्देश कि मंत्रिमंडल की सलाह पर ये जो है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या राष्ट्रपति अपने स्वाविवेक से कर सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इसमें मंत्रिमंडल की सलाह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए प्रक्रिया क्या है, इसके लिए प्रक्रिया भी आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की जब बात आएगी कि क्या राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो उसमें दो तरीके की बातें हैं और आप पूरी तरीके से अगर नहीं समझोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। एक तरफ आपको पुस्तकों में ये भी लिखा मिलेगा कि राष्ट्रपति के क्षमादान की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, और कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधी बातें हैं। तो कैसे, इसमें असलियत क्या है उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता भी है ये निर्णय और नहीं भी आता है, यानी कैसे उस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो उसके लिए पहले आप इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा संक्षिप्त में समझें कि क्षमादान की प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया में देखिए, जो बंदी है जिसको क्षमादान लेना है, तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका से तो उसे दंड मिल ही चुका है। अब न्यायपालिका के पास उसे कोई ऑप्शन है नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब, तो वो दया याचिका आर्टिकल 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति के पास में, या आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास में वो भेज सकता है। तो प्रक्रिया क्या होगी कि दया याचिका जो है वो मौखिक नहीं ली जाएगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मौखिक याचिका करने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बंदी राष्ट्रपति के पास में जाए, उनके चरण पकड़ ले, रोए, गिड़गिड़ाए, क्षमा याचना करे, ऐसा नहीं। ऐसा राजा महाराजा के टाइम पे हुआ करता था कि दरबार में लोग आ जाते थे, रोने रुदन करने लगते थे, ऐसा नहीं। ये प्रक्रिया लिखित रूप से होगी, वकील के माध्यम से हो सकती है, अधिकारी के माध्यम से हो सकती है, परिजन हो सकते हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास में या गृह मंत्रालय में जो है सीधे अपनी याचना भेज सकते हैं। और अब इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल से भी भेजा जा सकता है। तो याचिका जब पहुंचेगी वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगी तब भी ठीक है, गृह मंत्रालय में पहुंचेगी तब भी ठीक है, उसको राष्ट्रपति भी गृह मंत्रालय में ही भेज देगा कि ये याचिका है, इस पर अपना विचार बताइए। तो दोनों जगह से वो एक ही जगह है। तो प्रक्रिया क्या है, याचिका जो है मंत्रिमंडल इस पर सलाह देती है, तो इसको व्यवहार में जो है गृह मंत्रालय देखता है। मंत्रालय, हालांकि मंत्रिपरिषद में सब आ जाते हैं मंत्रिमंडल में, तो गृह मंत्रालय जो है वो इस पर विचार करता है, गृह मंत्रालय स्वीकार करता है। आप इसे राष्ट्रपति के पास में भी भेज सकते हैं और मंत्रालय में भी भेज सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये जो है संबंधित राज्य को भेजते हैं, संबंधित राज्य से सलाह लेते हैं, और उसके बाद में इस संबंधित राज्य से सलाह के बाद में इनकी सलाह जब आ जाती है, फिर ये क्या करते हैं, तब जो है राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, यानी कि यहाँ पर आप इस प्रक्रिया में देख रहे हैं कि यहाँ गृह मंत्रालय का विशेष रोल है मंत्रिमंडल के स्थान, पूरे मंत्रिमंडल की बजाय गृह मंत्रालय का विशेष रोल है इसमें। तो ये याचिका गृह मंत्रालय भेजता है संबंधित राज्य को सलाह के लिए। उसके बाद जब सलाह वहाँ से वापस आ जाती है तब ये मंत्रिमंडल जो है वो क्या करता है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब राष्ट्रपति परामर्श स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इसके लिए हर एक जगह पर आपको 2 संशोधन आर्टिकल 74 में जो किए गए वो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो हर एक जगह आपको काम आएंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सलाह के आधार पर काम करेगा,
सलाह के आधार पर क्या करेगा, निर्णय करेगा। अब इसके लिए आपको आर्टिकल 74 क्या है, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो वही मंत्रिपरिषद है ये जो सलाह दे रही है। तो इसमें पहले शुरू में जब संविधान बना था तो आर्टिकल 74 में ये नहीं कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी, लेकिन बाद में राजनीतिक समीकरण बनते चले गए और सरकारों ने बहुत से संशोधन किए और उसी में एक 42वां जो है संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और उसमें ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी होगा। तो आर्टिकल 74 में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन ये हर मामले पे लागू है, ऐसा नहीं कि इसको मैं बता रहा हूँ तो ये सिर्फ क्षमादान पे लागू है। ये आर्टिकल 74 जो है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अब ये सलाह हर प्रकार की सलाह पे लागू है, ये सब कुछ हर प्रकार की सलाह पे लागू होगा, चाहे वो विधेयक पे हस्ताक्षर करने की बात हो, चाहे वो क्षमादान की बात हो, चाहे जो हो, जहाँ जहाँ पे भी कहा गया है कि राष्ट्रपति सलाह से काम करेगा वहाँ पे आर्टिकल 74 की ये बात आपको लागू करनी है। तो इसमें 42वां संविधान संशोधन जो है किया गया और इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो बाध्यकारी है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है, यानी राष्ट्रपति को सलाह माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कठोरता की बात हो गई। राष्ट्रपति को तो फिर बिल्कुल आपने जो है कोई भी विवेकाधिकार छोड़ा ही नहीं उसके पास में। तो यहाँ पर एक और किया गया संशोधन, जब 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी हटा दिया गया था संशोधन, तब इसमें जो है एक विवेकाधिकार दिया गया राष्ट्रपति को कि वह जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यानी कि एक प्रकार से राष्ट्रपति के पास में ये एक विवेकाधीन शक्ति आ गई कि वो किसी भी सलाह को एक बार रिटर्न कर सकता है। अब दोबारा अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह वापस भेज दे या संशोधन करके भेज दे तो उसे वो मानेगा। जैसे विधेयक होते हैं, हमने निलंबनकारी वीटो आपको बताया था, तो उसमें जब संसद से पारित होकर के विधेयक आता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे या फिर वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग करे और एक बार उसको वापस कर दे। लेकिन अगर दोबारा पारित होकर आ गया तो फिर उसे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो एक बार वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर देता है और उसी को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है। ये बातें आपको बहुत जगह काम आएंगी, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि कई जगह क्वेश्चन आपसे फंसाया जा सकता है इस तरह से। तब यही दोनों पॉइंट आपके काम आएंगे कि एक तरह क्वेश्चन आपसे कह दिया जाएगा कि अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है तो फिर वो विधेयक को कैसे वापस कर देता है। तो आप वहाँ पर ये बताएंगे कि बाध्यकारी है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में एक बार उसे अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति देता है। तो इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रपति एक बार सलाह को यानी परामर्श को पुनर्विचार करने के लिए पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, लेकिन पुनः सलाह वापस आएगी जब, है ना, पुनः सलाह संशोधन के साथ या बिना संशोधन, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, संशोधन या बिना संशोधन। बिना संशोधन देखिए वापस किया जाएगा तो इसका मतलब है कुछ संशोधन की अपेक्षा की गई तभी तो वापस किया गया। तो अब मंत्रिपरिषद पुनः सलाह को संशोधन या बिना संशोधन के फिर से राष्ट्रपति के पास लाते हैं। राष्ट्रपति तो सलाह बाध्यकारी है, सलाह बाध्यकारी है, यानी कि अब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। एक बार विवेकाधिकार का प्रयोग ही निलंबनकारी वीटो कहलाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये है प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, संविधान के अनुसार है। तो अब इस प्रक्रिया की जांच हो सकती है, प्रक्रिया की जांच हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। लेकिन राष्ट्रपति का क्षमादान पे किया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए दो तरीके की बातें लिखी मिलती हैं। तो एक पॉइंट ये होगा कि क्षमादान की शक्ति के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को न्यायालय से किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अलग एक शक्ति है उनकी, इसका न्यायपालिका से कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि है वहीं से मामला, लेकिन वो अपील नहीं है, ये प्रार्थना पत्र है, दया प्रार्थना पत्र है, ये अलग से दिया गया है, उसके खिलाफ नहीं आया है, ये न्यायालय के खिलाफ नहीं आया है कि देखिए भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये निर्णय दिया, मैं असंतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको काटो। नहीं, निर्णय काटने के लिए ये क्षमादान नहीं है, ये अलग से दया है। और ये एक अनुग्रह है, यानी कि आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन ये दया पाना आपका अधिकार नहीं है। ये निर्भर करेगा कि वो दया मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, उनकी जांच पर, उनकी सलाह पर निर्भर करेगा। तो ये चीज़ आपने देख ली। इसके बाद आप समीक्षा वाली बात करते हैं कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक देखिए मंत्रिमंडल की सलाह, ये मरोराम केस आपने देखा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगला पॉइंट आप लिखें। अभी न्यायिक समीक्षा की भी बात करेंगे क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए एक दो चार पॉइंट और लिख लें। याचिका, जिसको दया याचिका कहा जाता है, मर्सी पिटीशन, याचिका मौखिक नहीं होगी। एक नियम ये है, मौखिक नहीं और दोबारा नहीं, दोबारा नहीं। यानी कि एक बार अगर याचिका आपकी स्वीकृत हो गई है तो आप दोबारा याचिका नहीं कर सकते हैं। तो मौखिक नहीं हो सकती है, स्वयं मिलकर जाके अपनी व्यथा नहीं बता सकते आप, ये लिखित पत्र ही होता है। अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति को इस शक्ति के प्रयोग के लिए, यानी क्षमादान करने के लिए, इस शक्ति के प्रयोग हेतु, यही पॉइंट सब आपके काम आएंगे जब आप इस निर्णय की समीक्षा करोगे। प्रश्न में जब ये डालोगे आप कि राष्ट्रपति को इस शक्ति के प्रयोग हेतु किसी न्यायालय से दिशा निर्देश लेने की ज़रूरत नहीं है, दिशा निर्देश लेने की ज़रूरत नहीं है, लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वो शक्ति उसके पास है, अपने संविधान में वर्णित है, आर्टिकल 72 के तहत प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं होगा किसी को क्षमा करने से पहले वो न्यायालय के या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछे कि इसमें आप बताइए मैं क्या करूं। वो मंत्रिमंडल की सलाह से एक पृथक निर्णय है, न्यायपालिका से उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें किसी न्यायालय से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और निर्णय का कारण बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। निर्णय का कारण बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। निर्णय का कारण बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। यानी कि आप उससे नहीं पूछ सकते आपने यस किया या नो किया तो क्या आधार है, क्यों किया आपने। बस मंत्रिमंडल की सलाह पे वो हो गया, उसमें कारण बताना आवश्यक नहीं है। एक चीज़ यह कही गई कि राष्ट्रपति जो है वो साक्ष्यों को देख सकता है। राष्ट्रपति साक्ष्यों को पुनः देख सकता है, देख सकता है। जो भी साक्ष्य हैं उनको वो पुनः जांच परख सकता है। और ये भी कहा गया कि उसका जो नज़रिया है वो न्यायालय से भिन्न हो सकता है, तभी तो वो क्षमा कर सकता है। तो और देखिए अब न्यायिक समीक्षा पे आते हैं, जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि हमने बताया कि मिनर्वा बिल निर्णय जब हुआ तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और हर एक विधि, हर एक अधिनियम, सब कुछ न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो फिर क्या ये क्षमादान की शक्ति या ये निर्णय न्यायिक समीक्षा में आता है? तो देखिए इसमें दो आपको चीज़ें जाननी हैं। देखिए क्षमादान
ये जो क्लेमेंसी पावर है न्यायिक समीक्षा से बाहर है। कैसे है इसको भी देखेंगे। न्यायिक समीक्षा से सामान्यतः बाहर है, सामान्यतः बाहर है। कैसे? निर्णय की समीक्षा नहीं हो सकती है, निर्णय की समीक्षा नहीं है। लेकिन ये पूरी बात बताना, जिसे बताना, ऐसा ना हो कि आधी बात बता देना आंसर गलत हो जाएगा। अगर एक ही छोटा सा बताना हो, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए कि क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आपका उत्तर होगा हो सकती है। बिल्कुल आप लिखिएगा हो सकती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्षमादान की न्यायिक समीक्षा समानतः बाहर है। न्यायिक समीक्षा से क्या? निर्णय की समीक्षा नहीं हो सकती। यानी कि इस चीज़ की समीक्षा नहीं होगी कि आपने यस किया है या नो किया है, आपने इसे क्षमा किया क्यों नहीं किया। तो ये कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है जो इसमें आप पूछ सकते हो कि इसमें क्षमा आपने क्यों नहीं किया है। तो उसकी मर्जी की बात है, मंत्रिमंडल के परामर्श की बात है, क्षमा करे या ना करे। न्यायपालिका तो दंड दे चुकी है, उसका काम खत्म है। अब हम इसे क्षमा करते हैं या इसे क्षमा नहीं करते हैं, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती निर्णय की। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो इसके लिए विधिक प्रक्रिया है, वो जो है उसकी समीक्षा कर सकती है। क्योंकि संविधान में व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन जो है वो करना पड़ेगा राज्य सरकार, राज्य को, यानी किसी भी गवर्नमेंट को। तो विधि की जो प्रक्रिया है, यानी कि इस क्षमादान देने के लिए भी एक प्रक्रिया है कि गृह मंत्रालय कहाँ से कैसे सलाह लेगा, क्या रिपोर्ट लेगा। अगर इन सब चीज़ों का पालन नहीं किया गया है, परिस्थितियों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करके निर्णय किया गया है, तो निर्णय की समीक्षा तब भी नहीं होगी, लेकिन प्रक्रिया की जांच हो सकती है। आपने क्षमादान करने में 15 वर्ष का समय लगा दिया। एक निर्णय में अभी मैं बताऊंगा, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्षमादान पर निर्णय जो है वो शीघ्र होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और आप 10 वर्ष तक उसके याचिका पर विचार करते रहेंगे, 10 वर्ष, हाँ किया गया है 10 वर्ष, 10 वर्ष तक भी किया गया है विचार, क्योंकि इसमें कहीं भी समय नहीं दिया गया है कि याचिका कितने दिन में फाइनल की जाएगी। तो 1 महीना 2 महीना सालों गुजर जाते हैं, तब तक उस व्यक्ति की सज़ा पेंडिंग रहती है, वो रोज़ मरता है, मृत्युदंड के इंतज़ार करता है और उस पर कोई डिसीजन नहीं आ पाता है। तो उसमें यह कहा है कि समीक्षा जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि तमाम लोग इससे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ, शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य एक था, उसमें बनाम भारत संघ जो निर्णय आया, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये क्षमा की प्रक्रिया है, यानी कि दया याचिका पर विचार करने की प्रक्रिया है, उसको एक समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए, बहुत विलंब नहीं करना चाहिए। तो क्षमादान की न्यायिक समीक्षा से समानता बाहर है, निर्णय की समीक्षा नहीं है, लेकिन प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है, प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है। ये निर्णय आया इसमें। अब एक निर्णय आपको यहाँ पर देखना होगा कि क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। ये किसमें कहा? क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है, इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है यदि निर्णय राजनीतिक, जातिगत, धार्मिक भावना से किया गया है, भावना से किया गया है। यानी कि राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जातिगत फ़ायदा या धार्मिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए विवेक रहित, बिना तर्क का यदि निर्णय किया जाता है, तो बिल्कुल क्षमादान के अधिकार, क्षमादान की शक्ति का भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये जो आया निर्णय, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, 2006 में आया, और ये है इपूरू बनाम इपूरू वर्सेस आंध्र प्रदेश केस। इपूरू वर्सेस आंध्र प्रदेश केस 2006। इसमें कहा कि देखिए,
जब से ये राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया 1976 से, तब से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए सरकारें दबाव बना सकती हैं या जातिगत या धार्मिक कारणों से ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने से विवेक से काम तो लेता नहीं है। राष्ट्रपति को सरकार जो कहेगी, यानी मंत्रिमंडल मतलब सरकार ही उसको कहेंगे बोलचाल में, तो वही सलाह देंगे। तो उसमें क्या हो सकता है? हो सकता है पार्टी का कोई फ़ायदा हो रहा हो उस व्यक्ति को क्षमा करवा के, हो सकता है कोई धार्मिक कारण हो सकता है कोई जातिगत कारण हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो सकता है वो व्यक्ति किसी पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो क्या कर सकते हैं? मंत्रिमंडल उसको क्षमा करने का सलाह दे देगी। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तो राजनीति एक प्रकार से एक क्राइम की तरफ बढ़ जाएगी कि कोई भी क्राइम करिए, बड़ी पार्टी से जुड़े रहिए, क्राइम करिए, मृत्युदंड हो जाएगा, क्षमा की याचना करेंगे और मंत्रिमंडल में सब अपने लोग बैठे हुए हैं, वो क्षमा के लिए सलाह दे देंगे। तो इस तरह से अगर राजनीतिक दुर्भावना, जातिगत या धार्मिक दुर्भावना से भेदभाव करने के उद्देश्य से क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित ये सीमित शक्ति है और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इपुरु वर्सेस आंध्र प्रदेश केस, और यहाँ पर भी देखिए प्रक्रिया की समीक्षा की बात की गई है। और विलंब की बात रही तो एक केस नोट करेंगे, इधर मैं लिख रहा हूँ, शत्रुघ्न चौहान केस जो है, शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो है कहा गया कि समय क्षमादान याचिका जो है, दया याचिका जिसको कहते हैं, दया याचिका, मर्सी पिटीशन, दया याचिका के निपटाने में समय सीमा का ध्यान रखें। हालांकि ये नहीं बताया कि कितना समय रखें, लेकिन ये एक प्रकार से निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये नहीं बताया कि कितने दिन में, लेकिन दया याचिका को निपटाने में समय सीमा का ध्यान रखा जाए। ऐसा न हो कि 10-10 वर्ष, 5-5 वर्ष पेंडिंग है याचिका और उस वजह से ना उस व्यक्ति को सज़ा हो पा रही है और वो ना तो मुक्त हो पा रहा है। तो फाइनल करिए, जो भी करना है। हम निर्णय के लिए समीक्षा नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हम यस या नो की समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा जाएगा या भेदभाव किया जा रहा तो समीक्षा जरूर की जाएगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति की क्षमादान की ये शक्तियां हैं। अब एक चीज़ और आती है, हालांकि राज्यपाल के चैप्टर में उसे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में अंतर क्या है। तो हमने बताया कि जितने हमने 5 प्रकार आपको बताए थे, वो 5 प्रकार की शक्तियाँ जो हैं, यानी कि क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन, ये सभी राज्यपाल के पास में भी होते हैं। राज्यपाल को शक्ति ये मिली है, राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत मिली है। आप इसको लास्ट में नोट कर लीजिएगा कि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, और वो किन विषयों पर है? वो उन विषयों से संबंधित कानून के उल्लंघन में है जिन पर राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है, यानी कि राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित जो विधियां हैं। तो आर्टिकल 161 के तहत उसको भी यही शक्तियां प्राप्त हैं। अंतर क्या है? राष्ट्रपति में हमने 3 प्रकार के दंड के लिए बताया था कि जो संघीय विधि वाले हैं, सैन्य न्यायालय वाले हैं और मृत्युदंड। तो यहाँ पर सिर्फ जो पहला पॉइंट है वही राज्यपाल को मिला हुआ है। सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल, सेनाओं का नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में होता है, राज्यपाल के हाथ में नहीं होता है। इसीलिए सैन्य न्यायालय से जो सजाएं मिलती हैं उस पर राज्यपाल को कोई भी क्षमादान की शक्ति नहीं है, और मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति सीमित है, यानी मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकता है। तो ये 2 बेसिक अंतर हैं, बाकी सभी शक्तियाँ राज्यपाल की भी वैसी ही हैं, और ये सभी चीज़ें राष्ट्रपति पर भी लागू होंगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति के क्षमादान की पावर को, न्यायिक शक्ति को हमने समझा आर्टिकल 72 के तहत। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको जाननी है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत 2-3 चीज़ें और आप जान लें कि एक होता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श पाने का अधिकार, तो उसको भी यहीं पर हम बताते चले, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत वो भी आ जाएगा। तो 143 आर्टिकल 143 पूछा जाता है अक्सर मैचिंग वर्ड में। आर्टिकल 143 इसमें क्या है
इसमें राष्ट्रपति को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। परामर्श प्राप्त करने का अधिकार। अक्सर ये मैच करने के लिए या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति कभी भी अगर ये समझता है कि कोई भी लोकहित का महत्व का मुद्दा है जिस पर विधि की विवेचना की ज़रूरत है या संविधान के व्याख्या की ज़रूरत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से इसकी जो है इसके संबंध में परामर्श प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ में आपको ये भी जानना है कि यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल के परामर्श की तरह ये भी बाध्यकारी है, यानी कि परामर्श प्राप्त कर सकता है और ये परामर्श जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने हेतु बाध्य नहीं है, सिर्फ सलाह मांगी है, बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह, सुप्रीम कोर्ट की आप लिख लीजिएगा, एससी की, सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो सलाह यहाँ पर मांगेगा राष्ट्रपति को वो बाध्यकारी नहीं है। अब एक आर्टिकल है, हालांकि इसको हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे विस्तार में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन जब कभी आपको राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ लिखने को आ जाएगा तो आपको इन सब का उल्लेख करना है। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हालांकि इसमें बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, किसकी सलाह पे किया जाएगा वो सब डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको हम न्यायपालिका के अंतर्गत फुल डिटेल में पढ़ेंगे ही। लेकिन फिर भी यहाँ पर उन चीज़ों को आपको मेंशन करना है। तो आर्टिकल 124 124 इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, नियुक्ति की पूरी प्रोसेस क्या है, किसकी नियुक्ति में किसकी सलाह चाहिए, शपथ कौन दिलाता है, सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और आर्टिकल 217 इसमें जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से ये सब मिलाकर के न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की बन जाती हैं। अब राष्ट्रपति की कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करना है, उसके लिए हम एक चैप्टर और करेंगे राष्ट्रपति पे। उसमें हम ये देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, और राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार मिले हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार हैं। और साथ में ही हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन कौन से अवसरों पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति रबर की मोहर है या एक कठपुतली राष्ट्रपति है, या उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं। हालांकि विवेकाधीन शक्तियों जैसी कोई चीज़ संविधान में स्पष्टतः वर्णित नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में जहाँ पर व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेता है बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के, उन सबको हम विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत गिनते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं उसको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कि भारत का राष्ट्रपति क्या एक रबर की मोहर है या कठपुतली जो है राष्ट्रपति है, तो इसको काटने के लिए आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के पास में कैसी पावर्स हैं। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या उन्मुक्तियाँ संविधान के अनुसार दी गई हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।